जाता है बाय द ब्लड, एंड फ्रॉम ब्लड इट विल गो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो नाउ लेट अस लर्न, मैंने इसके अलावा आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी बताया था। यस, डू यू रिमेम्बर? मैंने आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में अच्छे वाले बैक्टीरियाज रहते हैं, गुड बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, दे आर आल्सो हेल्पिंग इन कन्वर्शन ऑफ सम ऑफ द फूड पार्टिकल्स। करेक्ट है कि नहीं? यस, सो इन लार्ज इंटेस्टाइन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द carbohydrates are being converted into hydrogen, carbon dioxide, all these gases and methane gases, whereas the protein is been converted into what? It helps in the production of indole, scatol and H2S, which gives odor to the feces. Apart from all these things, I've already mentioned you that these good bacteria are also helping in the formation of some vitamins. Which are that vitamins? They are vitamin B and vitamin K. Is that very clear to all of you? ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, we are going to learn about the regulation of digestive activities. ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने सारे हार्मोन इसके बारे में पढ़ा, एंजाइम्स के बारे में पढ़ा कि कैसे एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में बदलते हैं। अब हम थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का रेगुलेशन है, रेगुलेशन मतलब उसको रेगुलेट करने वाला भी कोई है। ऐसे नहीं कि आपने फूड खा लिया और ये मशीन स्टार्ट हो गया, फटाफट एंजाइम बनने लगा, नहीं, इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन से सिग्नल मिलता है। So the regulation of the digestive activities are being taken place with the help of hormones, and these hormones are being secreted by some of the nerves which are present in our brain. समझ में आ गया? तो हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व है वो इसके रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे ही हार्मोन का, जैसे ही आप खाना खाओगे तो ब्रेन जो है वो अपने नर्व के थ्रू अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल देगा, और सिग्नल देते ही फिर सारे एंजाइम्स बनने तैयार हो जाएंगे। तो ये ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटीज। सो हाउ इट इज रेगुलेटेड, लेट अस सी। So the digestive activities like gastric का secretion, मतलब स्टमक का secretion, intestinal का secretion, ये सब secretion कौन कंट्रोल करता है? They are being under the control of neural. Neural मतलब nervous system, और nervous system के अंदर ही अपना क्या आता है? अपना brain आता है। ये nervous system कैसे signal देता है, कैसे कंट्रोल करता है? With the help of hormones. तो इसके लिए हम बोल रहे हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस, दैट इज न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा, कब ये न्यूरल या हार्मोन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा? एट द साइट ऑफ फूड, और एट द स्मेल ऑफ फूड, और द प्रेजेंस ऑफ फूड। जैसे अगर आप कहीं से जा रहे हो, आपका कोई फेवरेट चीज आपको दिख गया, यू स्टार्ट सलाइवेटिंग, करेक्ट है? तो ये सलाइवेशन तो अभी आपको मालूम है कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है, बट अगेन दैट इज बीन रेगुलेटेड व्हेन यू हैव सीन द फूड। तो आपने जब देखा तो योर ब्रेन में आपका सिग्नल गया। सिमिलरली स्मेल है ना, तो योर सेंस ऑर्गन इज अगेन नोज, तो स्मेल ऑफ द फूड again has given a message to the brain, and brain has started salivating or the presence of food. So it will stimulate the secretion of the salivary secretion. ठीक है? Now let us see the names of the hormone. So gastric as well as intestinal mucosa secretes the digestive hormones. Digestive hormones. ठीक है, डाइजेस्टिव हार्मोन्स है मतलब किसके ऊपर काम कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेंगे। तो वो कौन कौन से हार्मोन हैं? तो प्लीज नोट डाउन करो, प्लीज टेक आउट योर नोटबुक एंड नोट डाउन द थिंग्स। देयर आर 4 digestive hormones. 4 digestive hormones. Number 1 is the gastrin. ठीक है, क्या है नंबर 1? नाम क्या है उसका? गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन क्या करता है? इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस।
ठीक है। अच्छा, इसको स्टिमुलेट कौन करता है? अभी हमने बोला न्यूरल, तो आपको भी जानने का मन होगा ना कि न्यूरल में कौन सा नर्व है जो स्टिमुलेट करवाता है। तो राइट डाउन द नेम ऑफ द नर्व। हमारे ब्रेन में से 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स बाहर आते हैं। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। हमारे ब्रेन में से 12 पेयर्स ऑफ नर्व बाहर आते हैं। दैट नर्व्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स। ठीक है। अच्छा, ये जो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, उसमें से जो 10th क्रेनियल नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व, इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व। ठीक है। एंड ये जो नर्व है वो हमारे स्टमक तक जाता है, इसके लिए उसको लॉन्गेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन में से निकलता है और स्टमक तक जाता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्गेस्ट नर्व। दैट इज अ वेगस नर्व। 10th क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? वेगस नर्व, VAGUS, वेगस नर्व। ठीक है। नाउ ये जो नर्व है, इट इज सिक्रेटिंग द डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स। तो फर्स्ट हार्मोन का नाम क्या बताया मैंने? गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हार्मोन का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो क्या है? सिक्रेटिन। ठीक है। ये सिक्रेटिन क्या करेगा? Secretin will inhibit the secretion of gastric juice. सबसे पहला ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोकेगा, और दूसरा काम क्या करेगा? It will stimulate the secretion of bile juice from liver and pancreatic and intestinal juice. समझ में आया क्या बोला मैंने? तो सिक्रेटिन क्या करेगा बेटा? पहले तो सबसे पहले वो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोकेगा, मतलब इनहिबिट करेगा, तो ये उसका पहला काम हो गया। सिक्रेटिन का दूसरा काम क्या हुआ? इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस फ्रॉम लिवर, मतलब लिवर को स्टिमुलेट करेगा कि वो बाइल जूस सिक्रीट करे, पैनक्रिया को स्टिमुलेट करेगा कि वो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करे, और इंटेस्टिनल म्यूकोसा को सिक्रीट करेगा टू intestinal juice. Is that very clear? I have told you 4 functions of secretin also. ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन जो आप देख सकते हो उसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। उसको शॉर्ट फॉर्म में CCK भी बोला जाता है। CCK, कैपिटल C एंड K। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है, it has a similar action, like it will give you the feeling of fullness or satisfaction. जैसे आप खाते जा रहे हो और फिर एक at time you will feel that कि नहीं, अब मेरा पेट भर चुका है। तो ये जो फीलिंग है, सैटिटी की जो फीलिंग होती है, सैटिटी मतलब फुलनेस और सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग है, that has been done with this hormone, that is a CCK. ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन इज अ विलिकिनिन, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है। बट यू शुड लर्न दैट देयर इज वन मोर हार्मोन कॉल्ड एज अ GIP। GIP का फुल फॉर्म क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, GIP ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। सो GIP का फुल फॉर्म लिखो, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। ये क्या करेगा? ये भी अगेन गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोकता है, क्योंकि अगर ज्यादा गैस्ट्रिक सिक्रीशन होने लगेगा बेटा, तो वी नो दैट गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl, तो एसिडिक लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो अभी आपने 4 हार्मोन्स का नाम पढ़ा है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, CCK एंड GIP। ठीक है। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। चलो, afterwards I will check here all these things, graphs. First let us complete this lesson. ठीक है। Now the next procedure which I was explaining you was absorption of digested product. ठीक है। अब सारा चीजें हो गया है, हार्मोन्स का भी बारे में आपने पढ़ लिया है। अब हम एब्जॉर्प्शन की अगर बात करेंगे, तो we know that the absorption takes place inside the blood. So now just see the screen. Absorption is the transfer of end product of digestion from where? From intestine to the circulatory fluids.
Which are our circulatory fluids? Blood and lymph. इसके बारे में डिटेल में आप नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, पर अभी के लिए याद रखो कि lymph is also a fluid which is without the RBC. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, 12th में you have to learn in detail about this lymphatic system also. ठीक है ना. एब्जॉर्प्शन जो होता है वो दो तरीके का एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन. ठीक है, पैसिव में भी दो टाइप होते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के भी दो टाइप होते हैं, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स इन शॉर्ट. ठीक है, so absorption is two type, passive and active. Passive is again of two type as osmosis and diffusion is again of two type as simple and facilitated. Let us learn everything. So let us first learn the passive absorption or the passive transport भी आप उसको बोल सकते हो. So you can see in the diagram very nicely and clearly it has been seen. See what is this? ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम. ये जो बॉल के जैसा दिख रहा है और ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन. तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. फर्स्ट डायग्राम इज शोइंग यू द डिफ्यूजन एंड द सेकंड डायग्राम इज शोइंग यू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. लेट अस लर्न द डिफरेंस बिटवीन टू. So absorption of nutrients from higher concentration, see this is a higher concentration, to lower concentration without expenditure of energy. वैसे absorption को हम बोलेंगे passive absorption. मतलब जो चीज absorb करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं लगती है. ठीक है, जो चीज एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं लगती है, वैसे टाइप के एब्जॉर्प्शन को कहा जाता है पैसिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अच्छा उसमें भी आपने देखा दो टाइप देखा, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस का मतलब है सिंपल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है तो उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस. फिर डिफ्यूजन किसको कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स. सोल्यूट क्या होता है? जो पानी में या कोई सॉल्वेंट में घुला हुआ चीज को हम सोल्यूट बोलते हैं. जैसे आपने पानी ले लिया, एक ग्लास में पानी ले लिया, तो पानी विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, और उसमें आपने नमक घोला, डिसॉल्व किया, तो दैट नमक विल बी कॉल्ड एज अ सोल्यूट. Is it very clear? तो डिफ्यूजन का मतलब है जब एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट होता है तो डिफ्यूजन है, पर अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं. Is that very clear to all of you? Okay. The next part now. Diffusion, as you have seen, it is of two types, simple diffusion and facilitated diffusion. तो फर्स्ट वाले डायग्राम में देख सकते हो, this is a simple diffusion. और सेकेंड वाले में आप देख सकते हो इट इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इन दिस मॉलिक्यूल्स अलोन कैन बी डिफ्यूज्ड. देख सकते हो आप, सिर्फ मॉलिक्यूल खुद ही जा रहा है. एग्जाम्पल, डिफ्यूजन ऑफ सम विटामिन्स और सम क्लोराइड आयंस एक्सेट्रा. अच्छा, फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होता है? जिसको कुछ फैसिलिटी की जरूरत है. फैसिलिटी की जरूरत है मतलब क्या? उसको किसी की तो हेल्प की जरूरत है. तो ऐसा डिफ्यूजन जो किसी के हेल्प से हो रहा है. किसके हेल्प से हो रहा है? इट इज टेकिंग द हेल्प ऑफ सम कैरियर आयंस लाइक द सोडियम. तो ऐसे टाइप के एब्जॉर्प्शन को हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. The diffusion which is taking place with the help of carrier ions like sodium ions, that type of absorption is called as the facilitated absorption. Example for that is absorption of fructose, mannose requires sodium also for its absorption. Is that very clear to all of you? Okay, so this is the types of absorption. अब हम बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में. एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जब भी एनर्जी की जरूरत लगती है. देखो आप यहाँ पे डायग्राम में एटीपी, एटीपी मतलब एनर्जी.
जब भी कोई चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की जरूरत लगेगी तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन और द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, it is the absorption of nutrients from lower concentration to the higher concentration region which is against the concentration gradient। against the concentration gradient मतलब क्या है कि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है, जो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की जरूरत लगती है, तब वैसे टाइप के एब्जॉर्प्शन को हम बोलेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन और द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एग्जाम्पल क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड जैसे कि सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर। एक्टिव मतलब एनर्जी की जरूरत लगेगी, पैसिव मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं लगेगी। ठीक है, नाउ अगर हम लिपिड्स की बात करेंगे, सो यू कैन सी वेरी क्लियरली फॉर लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैट, तो जैसे कि मोनोग्लिसराइड्स हो गए, डाइग्लिसराइड्स हो गए, या फिर कोई फैटी एसिड्स हो गए, they cannot be absorbed directly as they are water insoluble। कोई भी फैट कैसा होता है, वाटर में insoluble होता है कि नहीं, yes, इसके लिए वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। वैसे कंडीशन में बाइल सॉल्ट एंड फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं, they will convert them into small spherical water soluble droplets which is called as the micelles। you can see here emulsification is taking place, है ना। तो emulsification में क्या हो गया, देखो यहाँ पे छोटे छोटे ये micelles बन गए, क्या हुआ, the bile salt and phospholipids are converting this water insoluble molecules into small spherical water soluble droplets which are called as a micelles। ठीक है, now they are reformed into small protein coated fat globules which are called as a chylomicrons। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इसको पहले वाटर सोल्यूबल बना दिया गया जिसको हमने माइसेलेस बोला, अब इसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट लगा दिया जाएगा। ठीक है, दे आर रीफॉर्म्ड, रीफॉर्म्ड मतलब उनका स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है इनटू छोटा छोटा स्मॉल का प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। तो जो भी प्रोटीन का कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, होता तो है फैट का एक ग्लोब्यूल्स पर उसके ऊपर प्रोटीन का कोट प्रेजेंट है, ऐसे फैट ग्लोब्यूल्स को हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। Is that very clear? Now these chylomicrons are transported into the lacteals in the villi from the lymph. Chylomicrons enters the blood. Okay. About the lacteals, you have already seen. I have taught you in the tiers of intestine. Okay. Is that very clear about the micelles, about the chylomicrons, and about the lacteals? I hope it is very clear to all of you, beta. Yes. Chalo. Now, next part is about the, just 1 minute. Okay, Kinjal is telling yes. Good beta, very good. Absorption in different parts of the alimentary canal. So where are the absorption taking place? Certain, if we are taking certain drugs, तो उसका absorption mouth में हो जाता है. Stomach में किस चीज का absorption होता है? Water का, simple sugar का, and some drugs and alcohol का भी absorption होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑल डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन होता है। whereas in large intestine water, some minerals and certain drugs का एब्जॉर्प्शन होता है. So this is a chart showing you absorption of in different parts of the alimentary canal. ठीक है, now the next part is
Let us talk about the ileum now. Ileum, we know it is a last part of the small intestine, है ना? Small intestine के कौन कौन से पार्ट थे? Duodenum, jejunum, ileum. Ileum के बाद से large intestine start हो रहा था, that was colon. ठीक है? तो ileum is a part of small intestine and is a chief area of absorption. ठीक है? Due to its great length, उसका लेंथ ज्यादा बड़ा है, and it is coiled nature. तो coiled है तो क्या फायदा है? coiled है तो ज्यादा सरफेस एरिया है, जितना ज्यादा coiled रहेगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा. तो it is a chief area of absorption because उसका लेंथ बड़ा है. क्यों लेंथ बड़ा है? क्योंकि वो बहुत ही coiled है, और ज्यादा coiled है मतलब ज्यादा villize है ना? villize मतलब finger like projections, so it increases surface area of absorption. Is that very clear? Now let us talk about the ileocecal valve. This is the ileocecal valve. Valve का मतलब है which opens and closes, या फिर which prevents the backflow. Now, the absorbed materials are then incorporated into tissue for their activities, that is called as the assimilation. Assimilation का मतलब मैंने आपको क्या explain किया था बेटा first lecture में? Assimilation का मतलब होता है utilization. अब मैंने क्या बताया आपको? ये जो simple form of food था, भले वो एक्टिव से एब्जॉर्ब होगा या फिर पैसिव से एब्जॉर्ब होगा, पर एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में गया. अब ब्लड से घूमते घूमते हमारे हर एक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में जाएगा, जहां पे उसका असिमिलेशन होगा. असिमिलेशन का मतलब है यूटिलाइजेशन होगा सिंपल फूड का. किस लिए यूटिलाइजेशन होगा? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है? तो असिमिलेशन का सिंपल मतलब क्या है? यूटिलाइजेशन. वेयर? इन द टिश्यू. फॉर व्हाट? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल. ठीक है? अच्छा, ये जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है, अब ये तो हो गया असिमिलेशन की बात खत्म हो गई. अब ये जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है उसमें क्या क्या होता है? उसके अंदर प्लांट के फाइबर्स होते हैं, हमने अगर कुछ खाया है. डेड बैक्टीरियाज होते हैं. दे ऑल विल फॉर्म द फीसीज. फीसीज का मतलब क्या होता है? उसको हम स्टूल भी बोल सकते हैं, या फिर उसको वेस्ट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है? नाउ इट विल एंटर इनटू द सीकम थ्रू द इलियोसिकल वॉल्व. हाँ, सीकम मैंने याद है आपको, जहाँ पे अपेंडिक्स होता है इसके नीचे मैंने बताया था. तो सीकम में एंटर होने के बाद कहाँ जाएगा? वो कोलॉन में जाएगा. ठीक है? पर एंटर कैसे होता है देख सकते हो आप डायग्राम में. इट इज एंटरिंग थ्रू दिस इलियोसिकल वॉल्व, बिकॉज जहाँ पे इलियम खत्म होता है वहीं से सीकम स्टार्ट होगा, और सीकम से फिर कोलॉन स्टार्ट होता है, which prevents the backflow of feces. Yes, जहां पे भी बेटा वॉल्व होता है, आप नेक्स्ट ईयर सर्कुलेशन में भी पढ़ोगे, जहां पे भी वॉल्व होता है उसका एक ही काम मोस्टली होता है, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द थिंग्स. तो यहाँ पे किस चीज का वो बैकफ्लो को प्रिवेंट कर रहा है? फीसिस वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये इलियोसिकल वॉल्व काम कर रहा है. ठीक है? अब ये जो फीसिस है वो टेम्पररीली कहाँ पे स्टोर्ड रहता है? इट इज स्टोर्ड इनसाइड द रेक्टम, टेम्पररीली स्टोर्ड, and it is eliminated through the anus by the process called as either defecation or egestion. ठीक है? Is that very clear to all of you? Now next part of the lesson which you have to learn is the disorders now. ठीक है? अब आपको सारे डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं. तो आप देख सकते हो डायग्राम में अच्छी तरह से. द फर्स्ट डायग्राम इज ओवर ईटिंग से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं. दिस इज वॉमिटिंग एंड दिस इज डायरिया. ठीक है? सो लेट अस लर्न अबाउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम्स. Let us see the first problem. The first problem which is very common is the jaundice. ठीक है? Now what happens in jaundice? You can see in the diagram very clearly. There is yellowness of eyes, है ना? Eyes देखो पूरी तरह से yellow हो गया. Even
स्किन भी कभी कभी थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। तो स्किन एंड आई टर्न्स येलो, क्यों येलो होता है? बिकॉज देयर इज डिपोजिशन ऑफ अ बाइल पिगमेंट। अगेन बाइल पिगमेंट है तो किसके बारे में याद आता है हमें? नेक्स्ट डायग्राम क्या दिख रहा है आपको? लिवर। मतलब लिवर बाइल जूस ठीक से नहीं बना पा रहा है, मतलब कि लिवर में डैमेज है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए जॉन्डिस। when there is damage to the liver, that is called as the, that condition is called as the jaundice. Is that very clear? तो ये कैसे होता है, एक्चुअली होता क्या है? See, I will tell you कि what is the problem of a jaundice. Whenever the liver produces bile juice, it is what water soluble type. जब भी ये बाइल जूस बनाता है ना, तो ये वाटर सोल्यूबल बनाता है। मीन्स हम सबके अंदर जो लिवर बना रहा है बाइल जूस, वो कैसा बना रहा है? वाटर सोल्यूबल। बट जब लिवर कोई कारण की वजह से डैमेज हुआ है, इट कैन बी एनी रीजन, ठीक है, तो अगर कोई कारण के कारण वजह से अगर लिवर डैमेज हुआ है, तो वो जो अपना नॉर्मल काम है वो भूल जाता है और वो कुछ अलग काम करने लगता है। तो वो अलग काम क्या कर रहा है बेटा? Instead of making a water soluble bile juice, it will start making fat soluble bilirubin. Yes, bilirubin is a bile pigment only, na? Bilirubin and biliverdin. So when it will make the fat soluble bilirubin, it fat soluble rahega, so it will start depositing in our skin and in our eyes, showing an indication that something is wrong with the liver. Is that very clear to all of you? No doubt this fat soluble bilirubin is very toxic to the brain also if it is not treated at the early condition. अगर उसको इग्नोर किया जाएगा तो लिवर तो पूरी तरह से डैमेज हो ही जाएगा, उसके साथ साथ ब्रेन भी डैमेज होने लगेगा। सो इट रिक्वायर्स प्रॉपर केयर। नाउ प्रॉपर केयर में क्या होता है? एनी ऑफ दी जॉन्डिस पेशेंट्स में अगर आपने देखा होगा तो दे आर बीन टोल्ड टू अवॉइड ऑयली और स्पाइसी थिंग्स। तो ऑयली थिंग नहीं खाएंगे तो क्या होगा? वी नो दैट कि ऑयल का या फैट का रेगुलेशन कौन करता है? ये बाइल जूस करता है। सो लिवर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा एंड द थिंग्स विल बी ट्रीटेड। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। Now let us learn about the next one, that is about the vomiting. So you can see this is very common again. It is a ejection of stomach का content through mouth, है ना? Yes. अच्छा, vomiting आने के पहले it is associated with nausea. NAUSEA. nausea का मतलब होता है feeling of vomiting. So vomiting is already followed, मतलब उसके पहले क्या होता है? vomiting होने के just पहले क्या होता है? there is a nausea और nauseatic feeling भी बोल सकते हो आप. So it is non-vital. अपने मेडुला एब्लोंगेटा में नॉन वाइटल वॉमिटिंग सेंटर्स होता है। मतलब इफ वी आर हैविंग डैमेज टू द मेडुला एब्लोंगेटा, वेयर इज दिस मेडुला एब्लोंगेटा? अपना जो छोटा मेंदु अब बोलते हो ना, जो सर में पीछे के साइड में होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ छोटा मेंदु, इज आल्सो कॉल्ड एज अ मेडुला एब्लोंगेटा। तो मेडुला एब्लोंगेटा कंट्रोल्स द वॉमिटिंग। इज दैट वेरी क्लियर? तो आपको यहाँ के लिए वॉमिटिंग के लिए इतना ही पढ़ना है कि it is a reverse peristaltic movement. You can also say it is a reverse peristaltic movement. Peristaltic क्यों बोल रहे हैं? Because we vomit, we stop. We vomit and we stop. So peristaltic movement हो रहा है ना? हाँ, contraction, relaxation, contraction and relaxation. So it is a reverse peristaltic movement जिसको हम regurgitation भी बोलते हैं, and it is a ejection of stomach content. And it is controlled by the medulla oblongata. Let us talk about the next thing, that is a diarrhea now. What is diarrhea? It is passing loose of watery stool, है ना? लूज मोशन जिसको आप नॉर्मली कॉमनली क्या बोलते हैं? लूज मोशन, उसको हम डायरिया बोलते हैं। So it is passing of loose watery stool more than 3 times a day. If it is going more than 3 times a day, then that is called as a diarrhea. Now why diarrhea is more serious? Because अगर ज्यादा डायरिया होगा तो वाटर लॉस होगा बॉडी से।
वाटर लॉस के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होगा. यस, एंड बॉडी में गो इनटू डिहाइड्रेशन. ठीक है, तो जिसको भी डायरिया होता है, यू मस्ट हैव हर्ड दैट दे आर बीन टोल्ड टू टेक दैट नमक एंड शक्कर का पानी, है ना. तो नमक एंड शक्कर का पानी से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हो जाता है एंड वाटर बैलेंस भी ठीक हो जाता है. ठीक है, सो व्हेनेवर देयर इज अ डायरिया प्रॉब्लम यू शुड ऑलवेज टेक द वाटर, एंड if you are not able to take water, then you can, आप डॉक्टर्स आपको सलाइन लगाते हैं इन दैट कंडीशन. ओके, अच्छा, डायरिया होने का कारण क्या क्या है? देयर कैन बी इट कैन बी बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड फूड, है ना, आपने बाहर का कुछ गड़बड़ खाना खाया उसके वजह से हो सकता है. और इट मे बी यू मस्ट बी हैविंग सम अल्सर्स इन द स्टमक, है ना, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है. या फिर इट कैन बी रिलेटेड टू द बॉवेल सिंड्रोम. ठीक है, yes, or there can be inflammation in intestine. So n number of reasons are there for diarrhea. ठीक है, is that very clear to all of you? So frequent elimination of watery feces is called as diarrhea, and it reduces the absorption of food. Food is not absorbed and it is directly eliminated outside the body. Let us talk about the next part. Diarrhea का उल्टा is constipation. ठीक है, अब डायरिया में मैंने आपको क्या बताया कि 3 to 4 टाइम्स होता है पर डे, पर कॉन्स्टिपेशन में क्या है, 3 से 4 दिन होता ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे. मीन्स इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन इज रिड्यूस टू लेस देन 1 पर वीक, मतलब एक हफ्ते में अगर एक बार भी अगर डेफिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, अच्छा, अब कॉन्स्टिपेशन में क्या कारण क्या क्या हो सकता है? द कॉन्स्टिपेशन का कारण है लाइक स्पाइनल कॉर्ड में अगर कुछ इंजुरी है तो होता है, या फिर खाने में लो फाइबर डाइट है तो होता है, या फिर इनएडिक्वेट फ्लूइड मतलब पानी कम पीते हैं तो होता है. इज दैट वेरी क्लियर? सो दिस कैन बी एनी ऑफ द रीजंस फॉर दिस कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन को ठीक कैसे किया जा सकता है? बाय टेकिंग फ्लूइड डाइट, हाँ, और बाय टेकिंग फाइबर रिच डाइट. यस, और if there is some spinal cord injury that can be treated for the same. So constipation is infrequent elimination of dry stool. Yes, it is due to decrease in peristalsis in the colon. Next, which you are going to learn is about the indigestion. Okay, now indigestion is caused due to overeating, either due to overeating. हाँ, अगर आप शादी वगैरह में जाते हो, बहुत सारे स्टॉल रहते, तो यू फील लाइक ईटिंग ऑल द स्टॉल एट इन वन डे ओनली. सो नेक्स्ट डे क्या प्रॉब्लम होती है? इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है. सो इंडाइजेशन इज कॉज्ड आइदर ड्यू टू ओवर ईटिंग, या फिर आपके बॉडी में एंजाइम्स बराबर से तैयार नहीं हो रहे हैं तो भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट एंजाइम, और बिकॉज ऑफ स्पाइसी फूड, ओवर स्पाइसी फूड ईटिंग से भी हो सकता है. Is that very clear? So there are n number of reasons again for the indigestion. ठीक है, तो it is a condition which is leading to feeling of fullness due to improper digestion. मतलब भूख ही नहीं लगती है, you feel that कि पेट भरा है पूरी तरह से. It is caused due to anxiety. Yes, anxiety means, you know na, what is anxiety? Yes, tell me in the chat box, what is anxiety, beta? Are you all there? Miss, mixed feeling of happiness and anxiousness means sadness or excitement. So you're telling it is a mixed feeling. Yeah. खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है, that is called as anxiety. एक साथ हो रही है. Anybody else? Okay, good beta, very good. What's your name, बच्चा? Astha. Astha? Yes. No. Yes. Anxiety is not astha. ठीक है? It is a feeling of worry.
मतलब अगर आप टेंशन में हो, हाँ, अगर कुछ चिंता कर रहे हो, हाँ, तो ये सब चीजों को हम एंजाइटी बोलते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अभी आप, जैसे अभी बोर्ड का रिजल्ट है और बोर्ड के रियज, किंजल हैज टोल्ड द राइट आंसर, रिद्धि, हाँ, फील, मिथाली, करेक्ट, फोबिया इज आल्सो राइट। हाँ, एंजाइटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपका जैसे अभी 10th का आपका रिजल्ट है, तो दैट टाइम व्हाट यू विल बी फीलिंग, एंजाइटी फीलिंग, और एंजाइटी की वजह से यू विल नॉट फील लाइक ईटिंग, आप बहुत टेंशन में रहोगे, यू विल बी इन फियर, यस, हाँ, तो दैट इज कॉल्ड एज एंजाइटी। वेरी क्लियर। सो इनएडिक्वेट एंजाइम्स की वजह से भी इंडाइजेशन होता है, एंजाइम सिक्रीशन से, फूड पॉइजनिंग से भी होता है, और दी स्पाइसी फूड से भी होता है इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? If we are having any sort of anxiety, so we should go for meditation. Yes, you should not eat large meal, you should not lie down immediately after taking your food, है ना, तुरंत खाना खाए और तुरंत सो नहीं जाना चाहिए। स्पाइसी, ऑयली, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। यस, स्मोकिंग एंड अल्कोहल से भी इंडाइजेशन होता है। आई नो दैट यू आर नॉट डूइंग, बट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। यस, सो स्मोकिंग एंड डाइजेशन, सॉरी, स्मोकिंग एंड अल्कोहल से भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नाउ there is one more thing which has been there in your text, this thing I will share, that the types of weight, beta. Can you see the screen, bacha? Can you see the screen? Yes, miss. Acha. Okay. Now, this is the one more topic which has been given in your textbook, is about the nutritional disorder. Okay? See, in India, many of the people are suffering this problem only, nutritional disorders. मतलब अब खाने को तो, पेट भरने के लिए तो लोग खाना खाते हैं, पेट तो भर जाता है, बट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं बॉडी को. Is that very clear? Which may lead to the nutritional disorders. ठीक है, very clear. Let us learn about that nutritional disorders. Now, the basic thing which is required for our body is fat, proteins and carbohydrates. ये तीन तो बेसिक चीजें बहुत बहुत जरूरी है कोई भी बॉडी के लिए. We know that carbohydrate for getting energy, fat for some of the metabolism, and protein, very important, is protein. Why protein is very important? Because proteins are the building blocks of our body. Building blocks in the sense what, कि मतलब हमारे बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, almost all hormones are proteinaceous in nature. All enzymes are proteinaceous in nature. मतलब क्या, अभी आपने इतने सारे एंजाइम्स पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये सारे एंजाइम्स जो है नहीं बन पाएंगे अगर आप प्रोटीन रिच डाइट नहीं खाओगे तो. वेरी क्लियर. ये तो आपने सिर्फ एक सिस्टम पढ़ा अभी आज, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, उसमें ही आपने कितने सारे एंजाइम्स के नाम पढ़े. ऐसे अपने हर एक सिस्टम में एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है. In fact, you will be learning photosynthesis, respiration lesson पढ़ोगे आप अब 11th में. तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है जिससे हमें एटीपी मिलता है, उसमें भी आप देखोगे ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, ईटीएस होता है. ये सारे जो टर्म्स मैं बता रही हूँ सब आप पढ़ने वाले हो भी, ठीक है. तो इन ऑल दैट प्रोसेस, मतलब एक ग्लाइकोलिसिस का ही अगर हम प्रोसेस ले लेंगे तो उसमें इतने सारे एंजाइम्स लगते हैं. मीन्स जस्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और एनर्जी ऑल्सो देयर इज lots and lots of enzymes required, and all these enzymes are proteinaceous. ठीक है. So in India the most what to say, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किसका होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी का हमें देखने को मिलता है छोटे बच्चों में. और किसके अंदर देखने को मिलता है? यस, ऑब्वियसली जो स्लम्स में रह रहे हैं उनके ऊपर, जो लोग बहुत पुअर पीपल हैं,
हाँ, दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, उनके अंदर हमें ये, उनके बच्चों में हमें ये देखने के लिए मिलता है. So, with respect to the nutritional disorder, and to be very specific, PEM. What is the full form of PEM? Protein energy malnutrition. Protein energy malnutrition. Malnutrition means कुपोषण. So, किसका कुपोषण है? प्रोटीन का कुपोषण है. तो उससे दो बीमारी हमें देखने को मिलता है. They are क्वाशियोकर एंड मेरास्मस. अच्छा, पहले क्वाशियोकर की हम बात करते हैं. नाउ यू कैन सी द फोटोज ऑफ बोथ दिस चिल्ड्रंस. एक बच्चा जो है वो ठीक ठाक दिख रहा है पर उसका पेट ही काफी बड़ा है, और दूसरा बच्चा इतना दुबला पतला है कि आप उसकी हड्डियां भी देख सकते हो. So this is the major difference between the क्वाशियोकर and a marasmus child. ठीक है. Let us first see कि ये किसके कारण होता है. तो no doubt both क्वाशियोकर और मेरास्मस takes place due to deficiency of protein. तो क्वाशियोकर भी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से होता है और मेरास्मस भी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से होता है. इसलिए हम ये दोनों भी बीमारी को PEM के अंडर डिस्टिंग्विश करते हैं. PEM का मतलब है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. इज दैट वेरी क्लियर? हाँ बेटा बोलो. मिस आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है. अभी तो पूछा मैंने बेटा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यू टोल्ड मी यस. हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है. अच्छा, ओके. नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग कि ये दोनों भी जो है क्वाशियोकर एंड मेरास्मस, ये दोनों भी कौन से हेडिंग से इन दोनों का हेडिंग क्या है? PEM. PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ठीक है. दोनों भी किसके कारण होते हैं? प्रोटीन के कमी के कारण होते हैं. तो क्वाशियोकर भी प्रोटीन के कमी से होता है और मेरास्मस भी प्रोटीन के कमी से होता है. ठीक है. विद दैट मेरास्मस में कैलोरीज की भी कमी होती है. ना क्वाशियोकर कौन से उम्र के बच्चों को होता है? तो क्वाशियोकर अकर्स बिटवीन 6 months to 3 years एज तक होता है. ठीक है. फ्रॉम 1 to 3 years of age भी आप बोल सकते हो. जबकि मेरास्मस इज कॉमन इन इन्फेंट. इन्फेंट का मतलब क्या होता है? 1 साल के अंदर के बच्चों के अंदर देखने को मिलता है. तो जो बच्चे 1 साल के नहीं है, कुछ महीने के हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, वैसे बच्चों को मेरास्मस देखने के लिए मिलता है. In क्वाशियोकर सबक्यूटेनियस फैट इज प्रिजर्व्ड. प्रिजर्व्ड मतलब रहता है. फैट हम देख सकते हैं, बॉडी में देख सकते हो आप, बच्चों के बॉडी में फैट है. जबकि मेरास्मस का बच्चे में सबक्यूटेनियस, सब मतलब नीचे, क्यूटेनियस मतलब लेयर, स्किन के नीचे का जो लेयर में जो फैट होता है, इट इज नॉट प्रिजर्व्ड. इसलिए ये बच्चा कैसा है? एकदम दुबला पतला है. क्वाशियोकर के बच्चे में हमें एडीमा देखने के लिए मिलेगा. एडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग. तो ये बच्चे के अंदर हमें स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है. जबकि मेरास्मस के बच्चे में ये, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडीमा इज एब्सेंट. ठीक है. Now, in case of kwashiorkor, there is an enlarged fatty liver, whereas in case of marasmus, there is no fatty liver. यहाँ पे रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट. आप देख सकते हो बच्चे का रिब्स दिख रहा है क्या? नहीं. पर ये बच्चे का देखो पूरा रिब्स नजर आ रहा है. तो रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट. लेथार्जिक. लेथार्जिक मतलब ये बच्चा बहुत ही आलसी रहेगा, किधर भी बैठा रहेगा. हाँ. और ये बच्चा कैसा है? अलर्ट है और इरिटेबल मतलब बार बार रोएगा. यस. मसल वेस्टिंग माइल्ड और एब्सेंट. मसल वेस्टिंग मींस मसल्स दिखेंगे ही नहीं. यहाँ पे सीवियर मसल वेस्टिंग है, मतलब बिल्कुल भी मसल्स नहीं दिखाई देंगे हमें यहाँ पे.
पुअर एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब खाना खाना, मतलब खाना नहीं खाएगा, जल्दी खाना नहीं खाएगा ऐसा बच्चा। और ऐसा बच्चा जो दिख रहा है एकदम दुबला पतला, वो बहुत वोराशियस फीडर, मतलब बार बार खाना मांगेगा। पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोकर नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो अगर इसको हमको ठीक करना है तो कैसे हम ठीक करेंगे? ये बच्चे को हम प्रोटीन डाइट देकर ठीक कर सकते हैं। वैसे ही मैरास्मस के भी बच्चे को हम प्रोटीन डाइट देकर ठीक कर सकते हैं, प्लस उसको फैट एंड कार्बोहाइड्रेट भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैरास्मस सिर्फ प्रोटीन से नहीं होता है, कैलोरीज से भी होता है। तो कैलोरीज में फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी आता है। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? So this can be asked in the exam as a distinguish between Kwashiorkor and marasmus. आपको एक और पैराग्राफ में दिया है कि रीजंस क्या क्या है, क्वाशियोकर या मैरास्मस होने के कारण क्या है, रीजंस क्या क्या है। तो सबसे पहला रीजन क्या आता है? पॉवर्टी, है ना, गरीबी है तभी प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। और यू नो दैट प्रोटीन के सोर्सेस क्या होते हैं? सीरियल्स, मतलब जितने भी दाल हैं, दे ऑल आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। हाँ, एग, फिश, ऑल नॉन वेजिटेरियन फूड्स आर प्रोटीन। तो जो एकदम पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं तो उनको एक वक्त का खाना ही, उनको सिर्फ पेट भरने से ही मतलब रहता है। तो उनको जो दाल वगैरह है, जो एग वगैरह है, क्योंकि वो बहुत महंगे मिलते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से वो बच्चों के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। और क्या कारण है? लार्ज फैमिली। समझो एक फैमिली है जिसकी बहुत सारे, मतलब बहुत बच्चे हैं, या बहुत सारे जॉइंट फैमिली रहती है, तो अगेन सबको सब क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट डाइट नहीं मिल पाएगा। ठीक है। देन अगर अर्ली टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इफ मदर इज फीडिंग बट अगर मदर इज वीक, मदर इज अनहेल्दी, वीक है बहुत, तो ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि मिल्क से प्रोटीन मिलता है, तो ये बच्चों को प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो अगेन देयर कैन बी अ कॉज, दैट कैन बी अ कॉज ऑफ मैरास्मस। इज दैट वेरी क्लियर? ओवर डाइल्यूटेड मिल्क इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। जैसे लार्ज फैमिली है, हाँ, दूध लाया है, समझो 1 लीटर दूध लाया और उसको 5 लीटर बना दिया, उसमें इतना पानी डाला कि उसको 5 लीटर बना दिया, तो अगेन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिल्क हैज reduced. That is also one of the reason for this PEM. Very clear? इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? By taking a proper nutrient diet. ठीक है। अब प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट में क्या होना चाहिए? प्रॉपर अमाउंट ऑफ दाल, राइस, चपाती एंड सम वेजिटेबल. This is for you also. I'm telling you, every day you should have some or the other protein diet. If you are vegetarian, you should daily eat dal. रोज खाना है दाल, if you are a vegetarian. If you are a non-vegetarian, then जिस दिन आप नॉन वेज नहीं खा रहे हो उस दिन आपको दाल खाना है, और जिस दिन आप नॉन वेज खा रहे हो that day that protein diet has been completed. Is that very clear to all of you? Yes. So with that your lesson has been completed. There is one thing which has been given in your textbook. Now just wait, I am sharing the textbook now. Wait. Yes, can you see the textbook, beta? All of you, can you see? No, madam. Now can you see the textbook? Yes. Acha. So in your textbook there is one more column given for the alcohol. Just 1 minute. So we have covered this part जिसमें हमने hormones पढ़ा आज. ठीक है। ये छोटे छोटे डू यू नो है ना, ये सारे पढ़ना बहुत जरूरी है आपको एग्जाम के लिए. पैनक्रियाइटिस, आइटिस का मतलब क्या होता है बेटा? इन्फ्लामेशन. तो पैनक्रिया में प्रॉब्लम है तो पैनक्रियाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रिया. ठीक है। किसके कारण होता है? या तो अल्कोहल पीने से होता है, या फिर गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो उससे भी पैनक्रियाइटिस होता है. अदर रीजंस क्या क्या है? अगर आप बहुत कैल्शियम रोज खा रहे हो तो भी पैनक्रिया में प्रॉब्लम होता है. फैट इन ब्लड. यस. So 70% of the people are suffering from this pancreatitis.
and mainly it is because of this alcohol thing. Very clear to all of you? So I just wanted to show you all these things. No doubt you know that, I know that you will be reading your textbook, but then too from my side, I just wanted to clear it. So this is the vagus nerve, which is the 10th cranial nerve, which is coming and which is going in our stomach. One more point which has been reh gaya hai. See, this is the nutrient chart. Fat kitna hona chahiye? 9.45 and physiological value कितनी है उसकी? 9. प्रोटीन की and carbohydrate की. उसके सारे ग्रॉस वैल्यू भी दिए हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यूज भी दिए हैं. Whenever you eat some biscuit or wafers, चिप्स का अगर आप पैकेट देखोगे तो उसके ऊपर ये न्यूट्रिएंट चार्ट रहता है कि आप वो उतना पैकेट बिस्किट खाने से आपको कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना फैट मिलेगा एंड ऑल दैट थिंग्स. यस. नाउ दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू अबाउट द अल्कोहलिज्म. अल्कोहलिज्म मींस अल्कोहल ज्यादा पीना. यस, एडिक्शन ऑफ अल्कोहल. इट कॉजेज डिफरेंट डिसऑर्डर्स लाइक, सबसे पहला अल्कोहल का अटैक किसके ऊपर होता है? लिवर के ऊपर होता है. यस, लिवर में क्या प्रॉब्लम होता है? द लिवर स्वेल्स causing fatty liver, which is called as a steatosis. ठीक है. या फिर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस का मतलब अभी आपको मालूम है, जॉन्डिस अगर क्योर नहीं हुआ तो इट में लीड टू हेपेटाइटिस. फाइब्रोसिस और कायरोसिस. कायरोसिस का मतलब है टोटल डैमेज ऑफ द लिवर, मीन्स एट द लास्ट स्टेज ऑफ द लिवर. Very clear? And there is one scientist, her name is Kamla. Okay, she was the first Indian woman to receive PhD in the science disabled. She worked under the guidance of Dr. Robert Hill. Why I'm telling you all these things? Because this can be asked in the exam as a question. Okay. And what they discovered cytochrome C, which is an electron carrier in mitochondria from potato. Yes. Now, what is the cytochrome C? You will be learning in the lesson respiration. आपको 11th में respiration lesson पढ़ने के लिए है, जिसके अंदर अभी मैंने आपको बताया ना, आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे, ETS पढ़ोगे. तो ETS के अंदर ये टर्म आपको आएगा cytochrome C. Cytochrome C are nothing but the electron carriers. Electron carriers का मतलब क्या है? In short, अभी आपको मैं बताऊं तो ATP जनरेट करने में मदद करता है, एनर्जी फॉर्म में मदद करता है. ये सब होता कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया. तो इन्होंने किस में डिस्कवर किया था? दे हैव डिस्कवर्ड देम फ्रॉम द पोटैटो. ठीक है. यस, दे हैव आल्सो वर्कड ऑन द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लेग्यूम्स. मतलब उन्होंने सारे लेग्यूम्स में कितना न्यूट्रिशन होता है, मिल्क में कितना न्यूट्रिशन होता है, नीरा में कितना न्यूट्रिशन होता है, ये सब चीजों पे भी उन्होंने रिसर्च किया था. एंड दे हैव वर्कड फॉर इट. यस, एंड दे हैव फाइट अगेंस्ट द malnutrition. They have designed a protocol for the RA dairy to avoid curdling of the milk. Is that very clear to all of you? So this is what with that now this chapter has been over. Now homework for you all is try to solve all these questions referring your textbook. Each and every answers you will get from the content which has been there in your textbook. ठीक है. आप just थोड़ा सा पढ़ो. I request you to read the textbook at least 2 or 3 times. Okay? Textbook reading is very, very, very important at your level. Okay? Any doubt if anybody is having any sort of doubt, you can ask me. Anyone is having any doubt? 1 minute is there to end the lecture. Anyone with any doubt? You can either unmute or you can just ask me in the chat box. All of you have understood the lesson?